हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये शो सुन रहे हैं, मैं मनोज जोशी आपका स्वागत करता हूं मनोज जोशी शो में, जहां पे आपको बिजनेस, स्किल्स, करियर और मोटिवेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे उसे मार्केट किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेंगे, क्या क्या चीज़ें आपने माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज जोशी। आज हम सीखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और ये है जो एंटरप्रेन्योरशिप जो टॉपिक है वो स्किल मास्टरी के अंदर आता है। तो स्किल मास्टरी क्या है प्रोग्राम? स्किल मास्टरी में हम आपको बहुत सारे स्किल्स को एक साथ आपको मास्टर बनाते हैं उनमें, और स्किल मास्टरी प्रोग्राम में आपको इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपको जो मार्केटिंग की स्किल्स हैं वो सारी इसमें हम सिखाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, नो इट बेटर एंड डू इट बेटर। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, दैट इज हम आज समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पीपल बाय प्रोफेशन, की अलग अलग टाइप के लोग होते हैं प्रोफेशन वाइज, उनकी थिंकिंग अलग अलग तरीके से काम करती है। तो वो कौन कौन से टाइप के लोग होते हैं और कैसे कैसे उनकी थिंकिंग काम करती है। नेक्स्ट इज हु इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, किस टाइप के लोग को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसके बाद है परसिवरेंस, मीन्स कि आप जो है परसिस्टेंट होने चाहिए अपने कामों में, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। नेक्स्ट थिंग इज टेकिंग रिस्क। Whenever we talk about the entrepreneurship or entrepreneur, taking risk is very much important. So क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है एक एंटरप्रेन्योर का, वो सब आज हम सीखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कि हमें समझ में आ गया एंटरप्रेन्योर कौन होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप पूरा एक टर्म कैसे, क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंड एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या क्वालिटीज होती हैं, हाउ टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। अगर कोई खुद एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, एंड हमें क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, और मतलब किसी भी इंसान को कब और क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, वो हम आज इसमें सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माय नेम इज मनोज जोशी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ IT सॉल्यूशन सर्विसेज एंड अकेडमी ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। And recently we won Worldwide Achievers Award 2019 for Best IT Company in Delhi. So लोग मुझे जिस तरीके से जानते हैं, they know me as a digital marketer, IT professional, online business solution provider, web expert and a motivator. So let's begin with the topic. तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम जो जितने भी लोग होते हैं वो अपने जॉब प्रोफेशन के हिसाब से, जो भी वो काम करते हैं उसके हिसाब से हमने उन्हें ब्रॉडली 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहले लोगों की थिंकिंग क्या होती है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, बिकॉज दे नीड सिक्योरिटी। उनका जो मेन कंसर्न होता है वो लाइफ में सिक्योरिटी होता है, कि मतलब भाई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब वो छूटनी नहीं है, और फिर उस हिसाब से हमें काम करना है, सिक्योर है जॉब, रिटायर होंगे, पेंशन होगी, या फिर मेरे को बार बार जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी रिसेशन आए या कुछ भी आए, हमारा जो पे आउट है वो सेम सिमिलर रहेगा, हमारी जॉब छूटेगी नहीं। इस टाइप्स के बहुत सारे सिक्योरिटी टर्म्स की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उसके बाद आता है कि लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अब प्राइवेट जॉब क्यों करते हैं वो, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब तो मिली नहीं। तो अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, लेकिन दे स्टिल नीड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स वो सेफ खेलना चाहते हैं। सेफ खेलना चाहते हैं मीन्स वो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि जॉब, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि एक आपका पर्टिकुलर अमाउंट मंथली आ रहा है, तो उनके जो खर्चे हैं वो एक फिक्स खर्चे हैं, और जो इनकम है वो भी फिक्स आ रही है, तो उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिसमें हमें उन्हें पता होता है कि यार ठीक है, मेरा इतना खर्चा है और मेरा इतना आ रहा है, दैट्स इट, मुझे और क्या चाहिए, खुश हूँ, दैट्स।
इन दोनों कैटेगरीज के बाद जो आता है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कौन से लोग होते हैं? जो कि अपने लिए काम कर रहे हैं, मीन्स खुद काम कर रहे हैं बैठ के। जैसे कि आप कह सकते हो एक लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है, एक डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अगर कोई टीचर है, मतलब प्राइवेट टीचर है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब वो खुद लग के चीजों को कर रहा है और उससे जो भी इनकम आ रही है उससे अपनी लाइफ को रन कर रहा है। तो उसी से उसका जो भी परचेज होंगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उसी इनकम से उसको सारा निपटाना है। मीन्स वो अपने आप में काम कर रहा है, जितना भी काम करेगा वो खुद करेगा, खुद उसमें इन्वॉल्व होगा, और वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। उसके बाद क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन से लोग होते हैं? जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मीन्स कि उन्होंने पहले तो अपने लिए काम किया, फिर उनके बाद उतनी कैपेबिलिटी हो गई, काम बढ़ गया, तो उन्होंने और लोगों को काम देना स्टार्ट किया। तो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक एबिलिटी होती है अपने आप को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होते हैं कि हम कह सकते हैं एंटरप्राइज हैं या फिर बिजनेस कह सकते हैं, जो कि और लोगों को अपने साथ साथ रोजगार देते हैं। तो मीन्स उनका ऐसा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड में लोग काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है वो क्लिनिक जा रहा है, खोल रहा है, कर रहा है, जिस दिन बंद होगा उस दिन वहां पे कोई भी काम नहीं करेगा। अब उसी में अगर वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब अभी मैं इंडिविजुअल एक डॉक्टर की बात कर रहा था, अब लेकिन अगर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे उस हॉस्पिटल का ऑनर जो है वो एंटरप्रेन्योर है, जिसके अंडर बहुत सारे क्या कहते हैं डॉक्टर काम कर रहे हैं, और वो जितना भी उनको सैलरी मिल जाएगी, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उस ऑनर का होगा, जो भी उस हॉस्पिटल का मालिक होगा। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? जो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन जो हम कह सकते हैं ट्रेड्स जो है वो एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या होते हैं? सबसे पहले वो लोगों को एम्प्लॉय करता है, मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, वो और लोगों को काम दे रहा है, और वो अपने लिए तो जो भी पैसे कमा रहा है, उसके बाद जो औरों को भी उसमें से काम दे रहा है, और उनका भी मतलब घर चल रहा है, या इस तरीके से कह सकते हैं उनको भी इनकम हो रही है। तो वो इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा है, वो एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है, जिसमें सभी को इनकम हो रही है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो एंटरप्रेन्योर को हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है सबसे पहले कि वो दूसरों को काम दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? उनके पास अपना एक गोल होता है, उनका एक गोल होता है, मतलब जैसे सैलरीड पर्सन है, उसका कोई एक लंबा गोल नहीं है कि मुझे जिंदगी में इतना करना है, ये कमाना है या वो करना है, मुझे इतना पॉपुलर होना है, ऐसा कुछ गोल नहीं है उसका। उनका सिर्फ ये गोल है कि एक सैलरी मिल जाए मुझे, मेरे खर्चे चल जाए, दैट्स इट। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है उनके गोल है कि मुझे मेरी आज कंपनी इतनी बड़ी करनी है, आज मुझे इतने लाख का टर्नओवर करना है, उसके बाद मुझे उतना करना है, उसके बाद और बड़ा करना है, उसके बाद मुझे अगर मल्टीपल वेंचर्स खोलने हैं। तो ये सब क्या कौन सोचता है? एक एंटरप्रेन्योर सोचता है। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका सेल्फ बिलीफ जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब उसे अपने आप पे विश्वास होता है। वो ये सोचता है कि जिस चीज में भी वो हाथ डालेगा वो काम होगा, मतलब उसने अगर कुछ इनिशिएटिव लिया है तो दैट शुड बी डन, और वो करके ही दम लेगा, और उसको वो अपने अंदर विश्वास है कि मतलब मैं फेल नहीं होऊंगा, पहले तो अगर हो भी गया तो आई विल लर्न समथिंग। तो उसको ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होने वाला कि भाई मैं फेल हो गया। जैसे कि जॉब वाले का क्या होता है, अगर उसको एक जॉब लग गई, वो छूट गया, तो उसको रिग्रेट होता रहता है पहले तो 1 महीने तक कि मेरी जॉब छूटी। इंसिस्ट कि वो उसके इंस्टेड कि उसके वो दूसरी जॉब ढूंढे या कुछ करे। तो वहां पे एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उनका सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद क्या होता है? लीडरशिप स्किल्स होती है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो है एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है, उसके साथ 4-5 इम्प्लॉय कर रहे हैं काम, या 2000 इम्प्लॉय कर रहे हैं, या 200 इम्प्लॉय कर रहे हैं, उन सबको एक साथ मैनेज करना वो एक लीडर का ही काम होता है। तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योर के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और होती है। वो क्या होते हैं? एक गुड लीडर होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट के साथ सिंक्रोनाइज रहते हैं, वो हर डिपार्टमेंट को की खबर रखते हैं एक तरीके से, और उनको आपस में एक सिंक में रखते हैं, ताकि वो आपस में मिलके काम करें, और जो भी कंपनी है उस कंपनी का काम, जो भी उनका प्रोजेक्ट है वो सही से डिलीवर हो। देन तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत ही मोटिवेटर होता है, मींस कि वो अपने बिकॉज वो एक लीडर होता है, तो लीडर अपने आप में एक मोटिवेटर होता है। बिकॉज आपकी कंपनी में, उसकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम आ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं क्या करना है, वो फेल हो रहे हैं या उनसे रिजल्ट नहीं निकला, स्टिल वो उनको इंकरेज करेगा और करने के लिए, बेटर करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक मोटिवेटर अपने आप में होता है। देन डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग पावर जो है एक एंटरप्रेन्योर की बहुत ही स्ट्रांग होती है, बिकॉज जब तक वो डिसीजन नहीं लेगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर सपोज मैं हूँ, मैं अगर ये डिसीजन ना लूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैं छक्के मारने की बात तो दूसरी मतलब अलग ही रही। तो अगर मुझे छक्के मारने हैं तो पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे खेलना है, तो उसके बाद पता चलेगा कि मैं छक्के मारूंगा या आउट होऊंगा, तो वो दूसरा स्टेज है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है वो दैट इज मेकिंग अ डिसीजन, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट जो सभी लोग नहीं कर पाते। तो डिसीजन जब लेते हैं तब वो आगे जाके एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाता है। देन नेगोशिएटर मीन्स कि अब एंटरप्रेन्योर है तो वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करेगा, तो सप्लाईज भी लेगा और लोगों को सेल भी करेगा। तो जब वो सप्लाई ले रहा है, जब किसी से परचेज कर रहा है, तो परचेज करते समय जो सामने वाला दे रहा है उससे नेगोशिएट करेगा कि आपके प्रोडक्ट जो है इस तरीके से बेटर नहीं है या इस तरीके से बेटर है, इसमें ये होना चाहिए। और अपना प्रोडक्ट जब सेल करेगा किसी को तो भी नेगोशिएट करेगा कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, या फिर मेरे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी है और इसमें ये चीजें हैं, ये इस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने जो बोला उस पर मान लेगा, तो वो अच्छा नेगोशिएटर होना चाहिए। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि जो जॉब है उससे डिफरेंट है, बिकॉज जॉब में क्या है, आपके ऊपर प्रेशर बस इतना है कि आपने ये काम करना है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होगा, वो ऑलराउंडर होगा बेसिकली, वो सभी चीजों की डिपार्टमेंट की नॉलेज रखेगा, तो सभी का स्ट्रेस कहीं ना कहीं से एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही आने वाला है। तो अगर वो बहुत ही अच्छा स्ट्रेस मैनेज करना नहीं जानता है तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। सो फॉर बिकमिंग अ गुड एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। देन गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है? गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहे जॉब को चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप को, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब आप अपनी बात को सामने कन्वे करना नहीं जानेंगे तब तक आपकी बात समझेगा नहीं सामने वाला, और जब समझेगा नहीं तो जो आप उससे चाहते हैं वो चीज होगी ही नहीं। सपोज मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ और मैं उसको अपने प्रोडक्ट के वैल्यूज को समझा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट के इतने पैसे क्यों ले रहा हूँ, इसमें क्या क्या फीचर हैं और हर फीचर कैसे काम करता है, अगर मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ सामने वाले को, तो सामने वाला के मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो उसके तक पहुंच नहीं रहा है, जो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ वो उसके तक पहुंच नहीं रहा। तो जब उसको पहुंचेगा नहीं, उसको समझ नहीं आएगा, तो वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, और वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी वैल्यू इतनी क्यों है। तो उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि अपनी बात को समझाने का हुनर। तो अपनी बात सामने वाले को रखने का जो हुनर है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, और वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव मीन्स नो प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब ये नहीं कि भाई ठीक है आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो नरसों कर लेंगे। इस टाइप का जो बिहेवियर है वो एक एंटरप्रेन्योर का नहीं होता है। वो जब एक टारगेट बना लेता है और वो टारगेट जब उसको फिनिश करना है वो उसी टाइम फिनिश करना होता है। तो उसके बाद क्या है, गुड लिसनर। अगर एक एंटरप्रेन्योर किसी को बनना है तो वो एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, वो सुनने वाला होना चाहिए। बिकॉज कई उसके कस्टमर्स होंगे जो फीडबैक देंगे, अगर मैं उन फीडबैक को इग्नोर करूंगा, सही से सुनूंगा नहीं, उनको अप्लाई करके कुछ मतलब कुछ सजेशन लेके उसको इम्प्रूव नहीं करूंगा अपनी सर्विसेज, तो शायद आगे मेरी डिमांड भी ना रहे। तो क्या होगा कि वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, बिकॉज उसको कुछ फीडबैक्स मिलेंगे, कुछ रिव्यूज मिलेंगे, और कुछ आपको सजेशन मिल सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज की सजेशन मिल सकते हैं, किसी क्लाइंट के सजेशन मिल सकते हैं। तो अगर आप उनको सुनते नहीं है, आप अवॉइड कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, तो इस टाइप का एटीट्यूड जो है वो एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है एक बहुत अच्छा लिसनर होता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्पांसिबिलिटी, मतलब जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसके बाद वो जो उसको रिजल्ट आता है, अगर उसकी कंपनी में कुछ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसका जो पूरा रिस्पांसिबिलिटी है वो एक एंटरप्रेन्योर लेता है, जबकि एक एम्प्लॉय नहीं लेता है। तो एक एम्प्लॉय नहीं लेगा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं लेगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा नहीं लेगा। वो बोल देगा मार्केट डाउन है, ये है वो है वो है, बहुत सारे एक एक्सक्यूजेस देगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने आप में सारी रिस्पांसिबिलिटी लेता है, बिकॉज ही इज अ लीडर। उसके तो वो एक लीडर की तरह काम करेगा। वो अपना जो भी उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या उसकी कंपनी में स्लो हो रहा है, जो भी चीज़ है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वो इसी वजह से वो अच्छे डिसीजन ले पाता है। बिकॉज जब वो एक डिसीजन लेता है उस डिसीजन का क्या
आगे जाके क्या निष्कर्ष निकलेगा वो उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। कि मतलब मैं सपोज कि उसने एक डिसीजन लिया और उससे जाने की वजह से कुछ काम खराब हो गया, तो वो रिस्क ले रहा है, बिकॉज कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, अगर इससे कुछ रिस्क गलत भी होता है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। अब परसिस्टेंसी क्यों जरूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? परसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको कोई भी जो भी चीजें कर रहे हैं आप, वो आपको लगातार करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज का, देखो जॉब में क्या होता है, जॉब में आपने आज ज्वाइन किया, अगर आपकी फिक्स सैलरी सपोज 20,000 रुपये बोली, तो आपको नेक्स्ट मंथ 20,000 मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने टारगेट लिया है कि भाई मैं इतना कमा लूंगा, लेकिन उतना कमा पाऊँ। आपने सोचा कि मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत धड़ाधड़ बिकेगा, लेकिन वो बिका नहीं। आपने सोचा मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सर्विस को ले लेंगे, लेकिन वैसा आपको रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगा, तो आपके अंदर स्ट्रेस आएगा, आप में आपको ऐसी भावना आएगी कि यार ये तो सब बेकार है, यार ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लोग आपको बोलेंगे भाई क्यों कर रहा है, क्या क्यों, ये तो बेकार चीज है, तेरे पहले मना करा था, इससे अच्छा तो जॉब कर लेता। ऐसी बहुत सी चीज, आपको खुद भी लगेगा यार मैं पहले जो कर रहा था वो बेटर था, और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपना बिजनेस नहीं ओपन करना चाहिए था, या जो भी मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, आगे तक चलना है आपको, अगर आपके अपने गोल से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, आप जो करना चाहते हैं वो करके ही रहना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ सच में हासिल करना है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या बहुत ही बड़ी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं, और अभी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको फिर भी जो भी आपकी डिफिकल्टीज आए, चाहे लोग कुछ भी कहें, आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आपको बस आगे चलते रहना पड़ेगा। मतलब आपने जो डिसीजन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो करते रहना पड़ेगा। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, आपको हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि ठीक है अभी नहीं निकल रहा, लेकिन मैं अभी और हार्डवर्क करूंगा, और अपनी मार्केटिंग सही करूंगा, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही करूंगा, या फिर मैं इसमें कुछ इसके प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करूंगा, वो भी जो भी सारी चीजें हैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा, उन चीजों पर ध्यान देंगे और लगातार उस चीज को करते रहेंगे। और आप नेवर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है ही विल नेवर गिव अप, वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा जल्दी से, वो क्या करेगा, उस चीज में लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है आजकल देखो, ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योर मींस उनका जो बिजनेस होता है दैट इज डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सपोज किसी ने ई कॉमर्स वेबसाइट खोली, तो उसको पहले दिन से तो कस्टमर आएंगे नहीं, उसको तो उसके वेबसाइट के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, तो लोग बहुत जल्दी हार जाएंगे। उनको लगेगा कि यार मैंने आज एड रन करी है तो कल से मेरे पास बिजनेस आ जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, उसी दिन से नहीं होने वाला, कुछ टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम होता है, जो गैप होता है, उसमें क्या होता है कि आपको लगातार फिर भी पॉजिटिव रहना पड़ता है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि अभी नहीं आ रहा रिजल्ट तो बाद में आएगा। जब ये आप ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव रह के काम करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको लगातार वो काम करना पड़ेगा, चाहे उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, टेकिंग रिस्क। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो रिस्क लेने की उसमें बहुत बड़ी क्षमता होगी, और उसमें क्या कहते हैं, जो रिस्क किस टाइप के होंगे, वहाँ पे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसको लीडरशिप क्वालिटी है, और वो रिस्क उसको लेना ही पड़ेगा। किस किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं, वो खुद के पैसे एक बिजनेस में लगा रहा है, तो जब बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो ये रिस्क है ना कि डूब जाएगा। सैलरी में तो ऐसा नहीं कि वो अपने पैसे लगा के सैलरी ले रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कल को निकल जाएंगे तो मेरे पैसे चले जाएंगे। लेकिन जो बिजनेस वो करने जा रहा है उसमें क्या कर रहा है, वो अपने पैसे लगा रहा है। तो जब वो पैसे लगा रहा है तो उसका सबसे बड़ा है कि ये पैसे से रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, डूबेगा या नहीं डूबेगा। तो उसमें एंटरप्रेन्योर में रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके जैसे बोलते हैं कि तो दिल है जो मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट हो सकता है कि उसने लोन लेके स्टार्ट किया, तो वो लोन लिया है तो वो भी पैसा जो है वो रिस्क पे ही लग रहा है कि भाई कल को वो लोन वो चुका पाएगा या नहीं पाएगा, उसकी इंस्टॉलमेंट भी भर पाएगा या नहीं पाएगा, उससे प्रॉफिट बिजनेस से होगा या नहीं होगा। वहाँ पे कुछ भी क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपने इतने पैसे डाले और इतना रिटर्न आ जाएगा। तो वो एक रिस्की चीज है। अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को अपना बिजनेस ओपन करना है, तो वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर। जब आप काम करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर डेवलप हो जाता है।
तो वो भी एक तरीका रिस्क है, क्योंकि जब आप बैंक से पैसे लेंगे तो बैंक का प्रेशर होगा कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आपने अगर किसी और से पैसे लिए हैं तो उसको तब प्रेशर होगा कि उसके पैसे लौटाने हैं। प्लस आपने खुद के पैसे लगाए हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके या उनको साइड करके पैसे लगाए होंगे, तो वो सब भी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होगा और ये भी आपका रिस्क में काउंट हो जाएगा। और दूसरी बात, अपने आप की पोजिशनिंग करने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। बिकॉज सपोज कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहा होता है और वो एक पर्टिकुलर मैनेजर की पोस्ट पे है या उससे भी हाई पे है, सीईओ है, डायरेक्टर है, कुछ भी पोस्ट पे हो सकता है, या वो कितने पर्टिकुलर अमाउंट के पैसे कमा रहा होगा। तो जब क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा तो उसकी पोजीशनिंग क्या है कि फर्स्ट मंथ पैसे ही नहीं आएंगे, शायद जीरो सेल हो जाए या नेगेटिव में जा रहा होगा, नेक्स्ट 6 महीने तक यही चीज हो रही है, तो उसकी पोजीशनिंग है वो पूरी बिगड़ जाएगी। तो उसकी वो भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर उसमें जो ये क्वालिटीज हैं, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, वो रिस्क ले सकता है, तो वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एक एंटरप्राइजिंग कैटेगरी होती है। मीन्स आप एक बिजनेस खोल रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा हो सकता है आगे जाके, उसमें एक क्षमता होती है कि जो आगे जाके बहुत ही बड़ा हो सकता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपको क्या करेगी, मतलब सपोज आप आज आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत बढ़िया आइडिया था, और वो आइडिया ऐसा चल गया कि हर कोई की जुबान पे वही आ गया। जैसे कि ओला उबर की बात करें, तो टैक्सी जब ओला की आई थी तो बहुत ही जल्दी मतलब आई, धीरे धीरे के एकदम से फिर उसने बूम पकड़ा, फिर हर किसी के पास ओला ओला। तो दिस इज कॉल्ड मैच विनर थिंग। तो ये क्या होता है कि आप एक ऐसी चीज करते हैं जिससे कि आप प्रॉपरली छक्का लगा देते हैं, आप मैच जीत जाते हैं। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है कि आप जो सोच रहे हैं, अगर वो गोल आपको मिल गया तो यू विल गेट अ डिफरेंट लाइफ। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अटैकिंग बिहेवियर होता है। लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका अटैकिंग बिहेवियर होता है कि मींस कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला। आज वो शांत बैठा हुआ है, कल एक ऐसा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाल के अपने बिजनेस को कुछ भी कर सकता है। आज वो कुछ एक ऐसी चीज ऑफर निकाल दे तो उसका प्रोडक्ट आज नीचे कल ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है तो पॉपुलर होना बहुत ही ईजी हो जाता है। बिकॉज कोई भी, मैंने किसी को भी ये बोलते हुए नहीं सुना कि भैया उस कंपनी का एक वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ये बहुत बार सुना है, यार उस कंपनी का जो ऑनर है वो बहुत अच्छा है। तो जो आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो होने के बढ़ जाती है चांसेस। उसके बाद क्या होता है, मोर रिस्क लेस कंपटीशन। अगर आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका कंपटीशन अपने आप छट जाता है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जब आप करते हैं तो यहाँ पे ये भी फायदा होता है कि अगर आप रिस्क बड़ा ले सकते हैं तो कंपटीशन भी आपका कम हो जाएगा। आप एक बड़ा आपका सपना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी चीज कर रहे हो, तो वहाँ पे कम करने वाले, उस काम को करने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो अगर आप उतना बड़ा रिस्क ले सकते हो तो आपका कंपटीशन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो आप बड़ा रिस्क लेने की क्षमता अगर रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आर यू रेडी टू टेक रिस्क? तो इन सब के बाद जो मैंने बताया कि पहले तो आपको मैंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी क्या क्या एबिलिटीज होती है। वो पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, परसिस्टेंट होता है, उसके बाद उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, मोटिवेटर होता है, लीडर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये सब उसके मैंने आपको ट्रेड्स बताया। और उसके ऊपर एक अनोखी क्षमता होती है रिस्क लेने की। तो क्या आप रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जब आप कुछ एंटरप्रेन्योर या अपना कुछ लाइफ में कुछ करना की सोचेंगे, चाहे वो एक छोटा सा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, जब तक आप कुछ चीज के लिए कुछ रिस्क लेने की नहीं सोचेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। उसके बाद, डू यू हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ? क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस करना है या फिर जो भी अपना बिजनेस करते हैं उनका अपने बहुत बड़ा विश्वास होता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा। तो डू यू हैव दैट टाइप ऑफ सेल्फ बिलीफ? तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाउ टू स्टार्ट? अगर आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ये चीज कर लूंगा।
तो ये इस टाइप के जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ये 2-3 चीज़ें तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर नेगोशिएशन क्वालिटी क्रिएट हो जानी चाहिए कि भाई मैं बार्गेनिंग करूँगा मैं, और आपका कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप अपने एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी जो भी बात आप दिल में सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, वो आप सामने वाले को रख पाएँ और उसको समझ में आ जाए। तो दिस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए, इस टाइप का कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट, अगर आपने समझ लिया चलो ठीक है मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, तो फिर कैसे स्टार्ट किया जाए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सही से शुरुआत नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे और आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि मैनेज करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप अपना कुछ भी बिजनेस या कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डिसीजन लेना है कि हाँ मैं करूंगा, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं ये करके रहूंगा और मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। दूसरी चीज आपका, आप क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, कौन सी सर्विस देने वाले हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है मैं क्या बेचने वाला हूँ, तो मैं बिजनेस खोलूंगा लेकिन कौन सा पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं होगा तो फिर आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो डिसीजन लिया, उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है या सेल करना है, मैं मार्केट से लाके रीसेल करूंगा या मैं अपनी सर्विस खुद दूंगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ और ये सर्विस देने वाला हूँ, उसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जो डिफरेंट टाइप के रजिस्ट्रेशन है बिजनेस के, वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे बेसिक, जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं तो उसमें डिफरेंट चीजें होंगी, लेकिन अगर मैं बेसिक बात करूँ, छोटा सा बिजनेस की बात करूँ जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दैट इज इनफ। उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि बिजनेस का प्लान बनाना है। आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, ये या फिर मुझे ये सर्विस देनी है। अब मुझे उसका प्लान बनाना होगा कि ये प्रोडक्ट मैं कहाँ से लूंगा, ये प्रोडक्ट मैं किसको बेचूंगा, इस प्रोडक्ट का मेरा कितना कॉस्टिंग आएगी, इसमें मेरा कितना मार्जिन होगा, कितना मेरा सेलिंग प्राइस होगा, मैं मार्केट को कैसे ग्रैब करूंगा, मैं सारी मार्केट में अपना सामान कैसे पहुंचाऊंगा, कौन मेरे लिए सेल्स करेगा, कौन मेरे लिए मार्केटिंग करेगा, मैं खुद करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा तो उसका कितना बजट होगा, ऑफलाइन करूंगा तो कैसे करूंगा। तो वो सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा। अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सारा बिजनेस प्लान में आएगा और इसमें टोटल कितना खर्चा आने वाला है। तो आप 1 साल तक का मतलब पूरा लगा लेंगे कि 1 साल में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट होना है सपोज, तो मेरा इतना पैसा लगेगा, इससे मेरा इतना प्रॉफिट होगा, इतना मेरा कॉस्टिंग आएगा, ये सब चीजें आप डिसाइड कर लेंगे। जब आप पूरा बिजनेस प्लान बनाएंगे और आपको लगेगा कि मेरे को लोन लेने की जरूरत है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आपको लोन मिल जाएगा, अब आपने डिसाइड करना है कि मेरे को किन किन टूल्स की जरूरत है, क्या क्या मशीनरी लगेगी। सपोज मुझे प्रिंटर लगेगा, लैपटॉप लगेगा, या मेरे को कोई और टूल लगेगा अगर, तो वो सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर मैं कोई एप्लीकेशन ले रहा हूँ तो मेरे लिए सर्वर लगेगा, मेरे को मेलिंग सर्वर लग सकता है, मेरे को वेबसाइट के लिए होस्टिंग सर्वर लग सकता है, मेरी कोई ऐप होगी, ऐप का प्राइस लग सकता है। तो जो भी चीजें होंगी, जो ये आपकी मशीनरी हो गई, टूल्स हो गया, अगर ये सारा कौन कौन सी चीजें लगेंगे वो सब आपने परचेज करना है। उसके बाद ये भी मैं आगे आपको एक एक करके और डिटेल में बताऊंगा कि इसको आगे प्लान कैसे करना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन की, तो आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जब आपके टूल्स आ जाएंगे तो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद उसका एक ट्रायल लेंगे, ताकि जब आप ट्रायल लेंगे प्रोडक्ट का तो आप प्रोडक्ट को निकालेंगे, सैम्पलिंग करेंगे और उसके बाद उसमें फीडबैक लेंगे लोगों का कि हाँ मेरी ये सर्विस है, मैंने एक दी सर्विस और उसके बाद टेस्टिमोनियल लिया, तो उसमें उसने क्या बताया कि क्या बढ़ाना है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ में कमी है, क्या चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो जब इम्प्रूव करेंगे आपका फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी है उसके बाद आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो है प्रोसीजर है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आपने स्टार्ट कैसे करना है कोई भी बिजनेस और उसके बाद उसको कैसे स्केल अप करना है। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को पहले आपने डिसाइड करना है कि हाँ मुझे करना है भाई,
क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि कई लोग ना रात को सोचते हैं मुझे करना है, कल सुबह तक उसे नहीं करना है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही करना है। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बेचूंगा या कौन सी सर्विसेज दूंगा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, फिर बिजनेस प्लान, फिर लोन के लिए अप्लाई करना है तो लोन के लिए अप्लाई, उसके बाद टूल्स मैनेज करने के कौन कौन से टूल मुझे चाहिए होंगे, उसके बाद उसका ट्रायल लेना है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के ट्रायल के बाद उसे फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, जो भी आपको फीडबैक मिलेंगे उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करके, और उसके बाद सेल करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट थिंग है चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। मीन्स कि अब आपने, मैंने जैसे बताया था ना कि मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, तो सबसे पहले जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई ना प्रोडक्ट या सर्विस तो बेचनी पड़ेगी ना, तभी आपके पास पैसा आएगा। तो अब उस प्रोडक्ट या सर्विस का सिलेक्शन कैसे करें, सबसे मतलब क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज का सिलेक्शन ही सही नहीं हुआ तो आप पूरा बिजनेस ही खराब हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों चूज करा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की वजह से शायद आप आगे सक्सेस ना हो पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस आप देने वाले हैं वो बहुत ही सोच समझ के डिसाइड की होनी चाहिए, जो सोच समझ के चूज करी हुई होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है कि आपको अपने आसपास डिमांड देखना है कि उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड है या नहीं है। सपोज आज के ज़माने में अगर मैं ये सोचूं कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम खोलूं तो दैट विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव और वो इतना डिमांड में भी नहीं होगा, बिकॉज अभी लोग 6 महीने 1 साल में तो वैसे मोबाइल चेंज कर लेते हैं, वो उसको रिपेयर कराने से ज़्यादा उसको चेंज करने में बिलीव करते हैं। तो उसका जो है वो डिमांड थोड़ा सा कम होगा। ऐसे अगर मैं कुछ और ऐसी चीज करूं, सर्विसेज दूं, सपोज जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर है कस्टमर फीडबैक सॉफ्टवेयर, तो वो शायद चल सकता है कि हर किसी को अपने कस्टमर का फीडबैक लेना होगा, तो वो सर उसको बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर मैं लैंडलाइन फ़ोन बेच रहा हूँ तो उसके चांसेस कम है, अगर मैं मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ तो उसके चांसेस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ आप बेच रहे हो, कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हो, वो डिमांड उसकी कितनी है। अगर उसकी बहुत अच्छी डिमांड है तो उसको आपको करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग होती है कॉम्पिटिशन। चलो डिमांड अच्छी है लेकिन कॉम्पिटिशन किस लेवल का है, क्या हर दूसरी शॉप या हर दूसरा बंदा वही बिजनेस कर रहा है, तो अगर वही बिजनेस कर रहा है तो फिर आपके लिए कॉम्पिटिशन हाई हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है, कुछ यूनिक सोचना है जिसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो, या फिर आप उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसका क्वालिटी या इतनी अच्छी हो, या वो कुछ ऐसे डिफरेंट तरीके से हो जो उसमें एक ऐसी चीज ऐड ऑन हो जाए जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिक जाए और आपको कंपटीशन से बाहर कर दे, मतलब कंपटीशन से अलग खड़ा कर दे। जैसे कि ओप्पो ने मोबाइल निकाला था ना, कैमरा मोबाइल, तो ओप्पो ने सेल्फी के लिए निकाला सबसे पहले, तो उसने कैमरा के लिए ही स्पेशली निकाला। तो उसमें एक वो स्पेशल हो गया कि ये फोन फोटो खींचनी है तो ओप्पो से खींचनी है, वीडियोस बनानी है तो ओप्पो वाला मोबाइल ही सही है। तो ये एक माइंडसेट लोगों का क्रिएट हो गया। वो कब क्रिएट हुआ, जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा वेरिएशन किया, थोड़े से चेंजेस लाए और सोचा कि इस तरह से पिच करेंगे। तो आपको अपने कंपटीशन से कैसे बाहर करना है वो पता होना चाहिए सबसे पहले। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंपटीशन कितना है। जब कंपटीशन कितना है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसके हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट को डिसाइड किया कि अब ये चीजें मैं प्रोडक्ट का इस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। दूसरी चीज होता है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट को बनाने में, सपोज मैं एक कोर्स बना रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। मुझे कोई कंटेंट राइटर चाहिए होगा, मुझे कोई वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, या मुझे कुछ ऐसा लैपटॉप अच्छा चाहिए होगा, या मेरे को कोई होस्टिंग के लिए सर्वर चाहिए होगा, या मेरे को सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस चाहिए होगी, या मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जो मुझे चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट को फाइनल लोगों तक पहुंचाने तक। तो वो सारे रिसोर्सेज मुझे पहले से लिखने पड़ेंगे कि इस काम को, इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, इसकी सप्लाई करने में मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, इसको मार्केट तक पहुंचाने में मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, कौन सी सर्विस लगेगी, कौन सा टूल लगेगा, कौन सी मशीनरी लगेगी, वो सारा कुछ आपको रिसोर्सेज में आ जाएगा। तो क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आपने डिसाइड करना है पहले से। उसके बाद है स्किल एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपको कौन सी स्किल होनी चाहिए उसके लिए कि आपने ये प्रोडक्ट या सर्विस लिया। सपोज मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस लोगों को देना चाहता हूँ, तो मेरे को ग्राफिक डिजाइन करना आना चाहिए सबसे पहले। तो ये स्किल हो गई मेरी कि मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आता है। ये स्किल, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत डिमांड है, ये मुझे पता चल गया। कंपटीशन बहुत कम है सपोज, और उसके बाद मुझे लगा यार ये ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्किल चाहिए, वो स्किल मेरे पास है या नहीं, उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज मेरे पास है या नहीं, उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस मेरे पास है या नहीं।
अगर नहीं है, अगर मैं पार्टनरशिप में कर रहा हूँ तो आधा मेरे पास है, आधा पार्टनर के पास है, तो क्या किसके पास है, कैसे है, वो आपको पूरा बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जब आपका प्रोडक्ट की डिमांड समझ में आ जाएगी, उसका कंपटीशन समझ में आ जाएगा, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने में, और उसके बाद उसमें क्या स्किल और नॉलेज पता होगी, फाइनल डिसीजन लेना होता है लोकेशन का, कि कहाँ पे बैठ के आप वो बिजनेस करेंगे। क्या आप घर से स्टार्ट करेंगे, क्या आप कोई ऑफिस खोलेंगे, आप कहाँ पर ऑफिस खोलेंगे, आपको फैक्ट्री खोलनी है तो वो कहाँ खोलेंगे। अगर आपका नॉर्मल फैक्ट्री वाला काम ही नहीं है, आपका सिर्फ सिंपल एक लैपटॉप पे बैठ के काम है, तो आप कोवर्किंग स्पेस में काम करेंगे, कहाँ करेंगे। तो वो आपको फाइनल करना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो जहाँ, या फिर जिस, अगर आपका लोकल एरिया में कुछ है कि जैसे अपने रेस्टोरेंट खोला, अब रेस्टोरेंट खोला तो उसमें क्या होगा कि आपने जहाँ रेस्टोरेंट खोला वहाँ पे लोग खाने में इंटरेस्ट रखते भी है, उनका पेइंग कैपेसिटी कितनी है, आपने सपोज रख दिया 250 रुपए की कोई डिश रख दी और वहाँ पे लोग 100 रुपए तक की पेइंग कैपेसिटी के 100 से ज्यादा कुछ खाते ही नहीं है, तो आपकी 250 वाली डिश बिकेगी नहीं, तो आपका मेन्यू ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि किस लोकेशन पे खोल रहा हूँ, उस लोकेशन पे उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस लोकेशन पे वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट जब आप डिसाइड करेंगे या सर्विस आप डिसाइड करेंगे उस टाइम पे, अब जैसे कोई, अब सपोज मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का सर्विस दे रहा हूँ, तो अगर मैं इंडिया में वेबसाइट डिजाइनर सर्विस दे रहा हूँ तो चलेगा। अगर मैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पहले से सबकी वेबसाइट बनी हुई है तो नहीं चलेगा। अगर मैं ये दे रहा हूँ कि उस दूसरी जगह पे मुझे उसी सर्विस के ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मेरा बेटर डिसीजन होगा। तो आपको वो सारी चीजें डिसाइड करनी होंगी कि आपका प्रोडक्ट कौन सी लोकेशन पे चलेगा, कहाँ पे ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे, वो उसका कंपटीशन कितना है वहाँ पे, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसके लिए आपके पास क्या नॉलेज है, अगर नॉलेज है स्किल है, एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा, तो कैसे एक्सपीरियंस लूँ, कैसे मैं अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करूँ, और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ूं जिनको वो एक्सपीरियंस है और हम साथ मिलकर काम करें। तो ये सारे आपको प्रोडक्ट चूज करते समय ही ये सारी चीजें सोचनी होती हैं। ये नहीं कि मैंने प्रोडक्ट चूज कर लिया बाद में ये सब चीजें सोच रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको उसमें कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आएगी तो आपको पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मार्केट सर्वे। जब आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है कि मेरा ये प्रोडक्ट मेरा बेचूंगा, तो मार्केट का सर्वे भी करना पड़ेगा कि आपको लोगों, अब आपने ये अभी तक जो है कि प्रोडक्ट चूज किया, आपने अपने अपने दिमाग से सोचा है कि यार ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा, इसमें मेरे को ये हेल्प हो जाएगी, ये स्किल भी मुझे आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। लेकिन अब एक्चुअल चीज पता करने के लिए आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि एक्चुअल डिमांड क्या है प्रोडक्ट की। तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, उसकी क्या डिमांड होगी, मतलब जो आपके ट्रस्टफुल बंदे उनसे बात करोगे आप। अपने कॉम्पिटिटर्स, जो, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस यही प्रोडक्ट, इस टाइप का प्रोडक्ट कौन कंपनी देती है, उसका क्या रुतबा है, क्या वो उनकी सर्विसेज है, किस तरीके से वो प्रॉफिट ले भी रही है, नहीं है, वो खुद ही आप अपने घाटे में जा रहे हो और आप उसी बिजनेस में जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो इंडस्ट्री पहले से ही खराब है और आप फिर भी उसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पहले से मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि उस जो भी आप सर्विस देने वाले, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देने वाले हो, चाहे आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस देने वाले हो, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करके कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हो, या आप क्या किसी चीज़ की सप्लाई देने वाले हो, तो उसके लिए आपको पहले से ही मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि उसकी डिमांड कितनी है, उसको लोग कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं, उसमें कोई इंडस्ट्री का आगे कोई ग्रोथ है या नहीं है, आगे चल के इसका कैसा काम रहेगा। बिकॉज अगर आज के ज़माने में कोई एसटीडी टाइप में जो एसेसरीज लगती हैं वो कोई सप्लाई करेगा तो नहीं बिकेगा, बिकॉज लोगों को चाहिए ही नहीं, है ना। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लोगों सप्लायर से पूछना है कि जहाँ से आप वो माल पूछते हो यार, लेते हो किसी सप्लायर से, उससे पूछना पड़ेगा यार ये मैं ये इस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसकी डिमांड आती है, तुम्हारे पास नहीं आती है। दोस्तों से पूछना पड़ेगा, न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कि उस प्रोडक्ट कैसे चल रही है, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, रिसेशन आने वाला है या ग्रोथ है, कितनी डिमांड है उस टाइप के प्रोडक्ट्स की, वो सारा आपको मार्केट के सर्वे में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ऑफ प्लेस। सिलेक्शन ऑफ प्लेस मीन्स जहाँ पे बैठ के आप वो बिजनेस करने वाले हैं। तो आप ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे आपको आपके जो प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल मिल जाएगा। सपोज कि आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगने वाले हैं, तो आपके आसपास ही वो पार्ट्स मिल जाए कि आपने फोन किया, वो पार्ट्स आ गए, आपको थोड़ी दूर गए और ले आए पार्ट्स, आपका टाइम बचे। दूसरी चीज है कि वहां पे आपको एम्प्लॉय मिल जाए, ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए। आपने काम स्टार्ट किया तो अकेले तो करेंगे नहीं, कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही आपको ग्रुप में करना पड़ेगा।
तो जब आपको दो बंदे चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, तो ऐसी जगह पे नहीं है कि वहाँ बंदे ही नहीं आ पा रहे, वहाँ पे लोग आपको मिल ही नहीं रहे। ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको इजीली मैन पावर मिल जाए, उनके लिए इजी टू एक्सेस हो, और आपके कस्टमर के लिए भी इजी टू एक्सेस हो। कस्टमर अगर आना चाहता है तो उसको इजी हो, मेट्रो के पास हो, या फिर ऐसी जगह पे जो बहुत पॉपुलर हो, तो उस टाइप का चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, ऐसा भी अब वो भी देखना है कि आपका बजट आपको कितना अलाउ करता है, कि आपके पॉकेट आपको कितना अलाउ करते हैं, वो अफोर्डेबल है या नहीं है। ये नहीं कि बहुत बड़ा महंगा जो है ऑफिस ले लिया और उसके बाद फिर आप वो बिजनेस को कर रहे हैं, वहां से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है। आप ये देखो, मतलब इन सब का आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि उस जगह पे रॉ मटेरियल मिल रहा हो, ह्यूमन रिसोर्स भी मिल रहा है, कस्टमर रीच भी हो रही है और सस्ता भी हो। तो ये सब इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। फिर वो जहाँ पे आपको फिट बैठ रहा है वहाँ पे आपने बेस्ट से अपने ऑफिस को ओपन करना है। ये नहीं कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बड़े हाई फाई जगह पे ही होना चाहिए, चाहे वहाँ पे आपको खर्चा बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, आपके एक्सपेंसेस इतने हो रहे हैं कि जितनी इनकम ही नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है कि उस चीज को, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको वहाँ पे सामान भी इजीली मिल जाए, वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स भी मिल जाए, आपके एम्प्लॉय भी मिल जाए, कस्टमर भी आसानी से पहुंच जाए आपका, और वो बहुत ही अफोर्डेबल हो और ज़्यादा महंगा भी हो। तो ये सब चीज़ें आप फाइनल करेंगे। उसके बाद अब आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है या काम करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, उसमें आपको क्या क्या मशीनरी और टूल्स चाहिए, तो वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी कॉस्टिंग आएगी। और वो मशीनरी जब आप लेंगे तो वो कैसे डिसाइड करनी है, सबसे पहले तो क्या क्या टूल्स चाहिए उनकी लिस्ट बना लो, क्या क्या मशीनरी चाहिए, क्या वो उसकी लिस्ट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी लिस्ट बना दो, क्या क्या वो चाहिए, कंप्यूटर के चाहिए, प्रिंटर चाहिए, जो भी चाहिए आपको, 1 2 3 4 करके सारे प्रोडक्ट जो जो आपको चाहिए, मशीनरी टूल्स वगैरह जो जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, उन सबकी लिस्ट बना लेंगे। जब लिस्ट बना लेंगे तो उसके आप डिफरेंट वेंडर से उनके बारे में पूछेंगे और उनके प्राइजेस लेंगे। जब प्राइजेस लेंगे तो क्या होगा कि आपको कोटेशन मिल जाएंगे। कोटेशन मिलने के बाद आप कंपैरिजन करेंगे कि ये चीज यहाँ से इतने रुपए में मिल रहा है, इसकी क्वालिटी ये है और इसमें ये फीचर है, तो उसके हिसाब से आपका जो है प्राइस वेरी करेगा। तो जो आप इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लेंगे कि उसकी कॉस्टिंग भी कम आ रही है, फीचर भी अच्छे हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो प्रोडक्ट आपने लेना है। तो इस हिसाब से आपने डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा टूल लेना है, कहाँ से लेना है, और वो मशीनरी है अगर तो मशीनरी कहाँ से लेनी है। तो उसके बाद आप अच्छे से काम कर पाएंगे। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बिजनेस प्लान। जब ये सब रेडी हो जाएगा, अब आपका काम आएगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मशीनरी रेडी है, मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन रेडी है, मैंने ये भी सोच लिया है कि मेरा ऑफिस कहाँ पे होगा। अब बिजनेस का प्लान क्या है, ऑफिस खोलने के बाद करना क्या है, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को बनाऊंगा, उसके बाद कैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाऊंगा, कहाँ कहाँ पे मेरा खर्चा होगा, कहाँ कहाँ से मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, कितना मेरा कहाँ खर्चा होगा, कितना मेरी सेल्स होगी, कहाँ कहाँ मैं सेल्स करूंगा, क्या हर शहर में करूंगा या हर सिटी में करूंगा, हर कंट्री में करूंगा या कौन सी कंट्री में करूंगा, वो सारे डिसाइड करूंगा मैं बिजनेस प्लान में। तो जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस प्लान पहले से हो, अगर आपके पास बड़ा बिजनेस प्लान नहीं है तो आप एक बेसिक प्लान जरूर बनाएंगे। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे। ये आप सोचोगे मैं तो पूरी दुनिया में दे सकता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में देखने के बाद आपके पास सर्विसेज के लिए आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। आपके अगर प्रोडक्ट्स आफ्टर सेल सर्विस होती है अगर किसी चीज में, वो दे पाओगे नहीं, तो अगर दे पाओगे तो कैसे दे पाओगे, वो आपने डिसाइड करना है। अगर आपका ऑनलाइन है तो आप कर सकते हो, अगर ऑफलाइन है कि आपको मशीन भेजनी है फिर उसको कुछ काम करना है तो मुश्किल हो सकता है। तो वो आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे और कहाँ, उसकी क्या आफ्टर सेल कॉस्ट क्या आएगी, कैसे कॉस्टिंग करेंगे, क्या प्रॉफिट हो सकता है, कितनी मार्केट को आप तक माल पहुंचा पाएंगे और उससे कितने मार्जिन पे बेच पाएंगे। ये सारी आपको बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे। उसके बाद एक बड़ा बिजनेस प्लान बन जाएगा आपका जब आप छोटे छोटे बिजनेस प्लान चाहिए। अब जो आपका बिजनेस प्लान रेडी है तो आपको फंडिंग चाहिए होगी। फंडिंग पे, क्योंकि क्या होता है जब तक आपका बिजनेस प्लान ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, तब तक आप किसी को ये भी नहीं बोल सकते भाई पैसे चाहिए मुझे, वो बोलेगा क्या बिजनेस करना। तो आप उसको एक बिजनेस प्लान दिखा सकते हो कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और इसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इससे ये प्रॉफिट होने वाला है, इसके इतनी ग्रोथ होने वाली है, ये होने वाला है। वो सब करने के बाद तब आपको फंडिंग कोई भी देगा। चाहे आप खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब तक आपके पास प्लान नहीं है तो आपका दिल भी नहीं मानेगा यार मैं कि इन्वेस्ट करूं, बिकॉज आपको खुद नहीं पता ना कि क्या होने वाला है आगे। तो पहले तो आपको खुद पता करने के लिए उसका प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान बनाने के बाद
समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फेसेस पे आप कैसे कैसे डिसीजन लेने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे, कहाँ सेल करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, वही सारी चीज़ें। तो उसके बाद आप फंडिंग 3-4 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि खुद का पैसा ही लगा दो। दूसरा आप क्या करते हैं, बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं कि इन्वेस्ट पहले अपना पैसा लगाया, फिर उससे जो प्रॉफिट आया फिर उसको लगाया, फिर पैसा आया, फिर उस प्रॉफिट आया जो उससे फिर वापस लगा दिया। तो यह हो गया आपका बूट स्ट्रैपिंग। उसके बाद होता है बैंक लोन। बैंक लोन आप ले सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट आपने जो भी बिजनेस प्लान बनाया था वो बैंक को दिखा के मेरा ये प्लान है, मेरे पास इतना पैसा है और मैं आपको बैंक लोन लेना चाहता हूँ। तो बैंक लोन लेते हैं तब क्या होता है कि सपोज वो बोलते हैं कि अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो कम से कम पहले आप 25 रुपये अरेंज करके लाओ, तब मैं आपको 75 रुपये दूंगा। तो इस टाइप की कंडीशन होती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए लेने जाओगे तो वो बोलेंगे पहले आप 25-30 हजार रुपए खुद करके लाओ, बाकी 70 हजार रुपए मैं दे दूंगा। अगर आप 1 करोड़ लेने जा रहे हो तो वो बोलेंगे 25 करोड़ आप, अगर 1 करोड़ लेने जा रहे हो तो 25 लाख पहले आप लेके आओ और 75 या 70 बाद में मैं दूंगा, और 25 से 30 पहले तुम खुद करके लाओ। ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि इस इतना पोर्शन आप खुद से करो और बाकी फिर मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो भी चेक करना है ना आप कितना सीरियस हो इस काम को करने के लिए। वो आपको चक्कर भी लगवाएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट कम हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ताकि वो चेक करने में आप खुद कितने डेडिकेटेड हो इसको करने के लिए। आपको बार बार डिफिकल्टीज आएंगे तब भी आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या होगा, स्पॉन्सरशिप। आप अपना प्लान किसी को दिखा सकते हो कि बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, या किसी कंपनी को स्पॉन्सरशिप के लिए बोल सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट आप स्पॉन्सर कर दो, आपका इतना परसेंटेज हो जाएगा, या फिर हम आपके अपने प्रोडक्ट के साथ में आपका कुछ मार्केटिंग कर देंगे, या इस तरीके से आप बहुत सारे स्पॉन्सर भी ढूंढ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि अगर आप बुक पब्लिश कर रहे हैं तो आपके पब्लिशर बुक बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बुक भी हो सकता है ना कि आप बुक लिख रहे हैं और उसको आप उसको मार्केट करना है, तो उसके लिए भी आप पब्लिशर वो स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं। आप अगर आपका वीडियो चैनल है, आप वीडियो का चैनल बनाना चाहते हो, उसमें जो भी कॉस्ट हमारी है तो आप उसमें लिख सकते हो स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी या दिस पर्सन, तो उसको ब्रांड का नेम मिलेगा, उसको भी फायदा होगा। तो इस टाइप की आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो फंडिंग को लेने के लिए, कि वो आपको इतना पैसा लगाएगा, लेकिन जब तक आप फिर आप बना लोगे कि इतने साल के लिए जो भी चीजें आपकी होंगी उसमें मेरा नाम नीचे आता है, तो इतने टाइम तक की उसकी ब्रांडिंग होगी, उसको लगेगा कि इतने लोगों तक इसका प्रोडक्ट पहुंचेगा, सबको मेरा नाम पता चलेगा। तो ये भी चीजें हो सकती है। तो वो आपने आइडिया लगाने के कैसे आप फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट बी डिस्करेज्ड। मीन्स कि आपको बहुत बार प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि भी मैंने बताया था कि अगर आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करें तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिक नहीं रहा तो भी आपका मोटिवेशन डाउन होगा। अगर आप मार्केट कर रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं मैं इस माल को अभी 500 लोगों तक पहुंचा दूंगा और गया वो 10 लोगों के पास, तो भी आप सोचेंगे यार मैंने 500 का टारगेट लिया था, 10 ही अचीव हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी जब आपके साथ होंगी तो आप डिस्करेज होंगे। तो जैसे सोशल मीडिया का बड़ा तगड़ा चल रहा है, अगर कोई टिकटॉक पे चाहे अभी कोई अकाउंट बनाता है तो उसको चाहिए कि मेरा 10 दिन में 10,000 हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको टाइम लगेगा। तो वो क्या करता है कि 10 दिन का बनाता है वीडियो, 15 दिन बनाता है, 1 महीना बनाता है, और उसके बाद देखता है यार रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा कम आ रहा है तो मैं बंद ही कर देता हूँ। तो वो ये नहीं सोचता कि बंद कर दे तो खत्म ही होगी कहानी, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू करते रहेगा, चाहे थोड़ा करके, वो अगर कुछ ऐसा कुछ बूम आ जाए मार्केट में और एकदम से आपका पूरा काया पलट हो सकता है। तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, चीजों पे डायरेक्टली लगातार काम करते रहना है। आपको जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ ये मैंने करना है, ये मैं करके रहूंगा, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मुझे ये करना है तो करना है। तो इस टाइप का आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये करना है। नेक्स्ट थिंग है कि कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए ना आपने बहुत सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले तो कि आपका रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, आपकी एनर्जी कितनी लग रही है, आपका मैन पावर कितनी लग रही है, उसके बाद आप का अगर फ्रेट लग रहा है तो वो कितना लग रहा है, उसके बाद आपका मार्जिन क्या है, ये सब जोड़ जाड़ के तो आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालेंगे। और ऐसी अगर सर्विस है तो सर्विस में थोड़ा कम अलग टाइप का कॉस्टिंग होता है कि आपकी एनर्जी कितनी लग रही है, आपका कन्वेंस कितना लग रहा है। अगर आपको एक बार सर्विस दे गए हो दूसरी सर्विस फ्री भी हो सकती है, तो उसमें आपका कितना कॉस्टिंग लगेगा। इस टाइप से आप कैलकुलेट करके फिर आप अपने सर्विस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं। और प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ना हो जाए कि आपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गलत निकाल दी और उसकी वजह से आपको
तो लॉस हो रहा है प्रॉफिट की जगह, बिकॉज कॉस्टिंग बड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर आपको आफ्टर सेल वारंटी दे रहे हो आप या आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो वो भी उसमें कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि बंदा आपको फोन कर करके परेशान कर रहा है और वो आप बाद में सर्विस दे ही नहीं पा रहे हो और आपकी गुडविल भी डाउन हो रही है। तो आपको प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है उसकी कॉस्टिंग बहुत ही अच्छे से निकालनी पड़ेगी। वो कब निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालनी पड़ेगी कि आपको सारे खर्चे अपने ऐड करने पड़ेंगे कि ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, और ये पूरा टोटल मेरा खर्चा होने के बाद ये मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये सब मिला के मुझे इतने का हो रहा है तो मैं इसे इतने में बेच देना चाहिए। तो इस टाइप को आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो है कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज है कि एंटरप्रेन्योर ही क्यों बने। सबसे पहले तो मैंने बताया कि अगर जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अगर कोई सेल जॉब वाला बंदा है तो उसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है कि मतलब भाई हर साल इंक्रीमेंट होगा, इतना % इंक्रीमेंट होगा, वो इंक्रीमेंट चलता रहेगा। अगर किसी को सेफ खेलना है कि भाई ठीक है कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, जॉब है, जब तक जिंदगी है चलती रहेगी, उस टाइप का अगर मेंटालिटी का बंदा होगा तो जॉब पे जाएगा। उसके बाद अगर किसी को बहुत ही खतरनाक वाली सिक्योरिटी चाहिए कि भाई जॉब हो तो गवर्नमेंट जॉब हो, कोई हिला नहीं सकता उसके बाद, और ना छूटने का डर ना कुछ, अगर इतनी छुट्टियां पक्की हैं, ये अगर मुझे हॉलीडेज मिलते हैं, अगर मुझे ट्रैवल टूर मिलता है तो ये टूर पक्का है, और अगर मुझे बीच में वैसे लोन चाहिए कुछ चाहिए तो ये हो जाएगा। मतलब बहुत टाइप की सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट में सर्विसेज में होती होंगी, अगर उस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब करेगा। अगर उसके पास थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रही है, तो वो थोड़ी बहुत स्टेबल चीजें ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब बहुत हाई सिक्योरिटी, उससे थोड़ी कम सिक्योरिटी, चलो प्राइवेट जॉब कर लेते, बिकॉज उसमें भी एक फिक्स इनकम आता रहेगा और उसके बाद वो काम करता रहेगा और पैसे जितना खर्चे हैं वो निकलते रहेंगे। इस टाइप की मेंटेलिटी होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप इनको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इट इज एक्साइटिंग। आपको पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं है कि आप ये डिसीजन ले रहे हैं उसके बाद क्या होगा। तो इट इज एक्साइटिंग। आप बार बार डिसीजन लेते हैं, कुछ नया खेलते हैं, नया ट्राई करते हैं और आपको नई नई चीजें एक्सपीरियंस होती है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आपको नए नए लोग जानते हैं। तो इस टाइप की हर रोज आपको एक्साइटिंग होगा, कुछ ना कुछ नई चीज आएगी, कुछ नई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं तो नई कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आपको, ये चीज हो गया। प्लस लोग आपका नाम जानेंगे, तो क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में लोग जानते हैं, उसके अलावा आपको कोई नहीं जानता। अगर उसके अलावा आपके वेंडर्स जानते होंगे, लेकिन अगर आप बहुत बैक एंड में हैं तो वो भी नहीं जानते होंगे आपको। अगर फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं तो आपको पता चलता है भाई ठीक है कि आपको लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर बैक एंड में काम कर रहे हैं तो शायद वो भी नहीं जान रहे आपको, तो आपको नेम नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, आपको लोग जानते हैं, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है, आप क्रिएटिव बन जाते हैं आप, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करना है, हर कुछ नया ट्राई करते हैं, तो नया ट्राई करते हैं तो क्रिएटिविटी आपके माइंड की अपने आप बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब जॉब पे होते हैं आप स्टक हो जाते हैं। आपको पता है मैं अकाउंटेंट हूँ, आप एक टैग लगा लेते हो कि मैं तो एक अकाउंटेंट हूँ, मुझे अकाउंट्स आना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आप सेल्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप मार्केटिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप ब्रांडिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपके यहाँ तक कि कस्टमर हैंडलिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप, कुछ भी आप किसी चीज से आपको लेना देना नहीं, क्योंकि आप बांध चुके अपने माइंड को कि मैं तो एक अकाउंटेंट हूँ। तो दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी जो होती है वो सेल्फ एम्प्लॉय, उसमें सैलरीड पर्सन की क्या होती है, ऐसी हो जाती है। तो यू कैन इजिली सी दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी इन सैलरीड पीपल। तो आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कि भाई ठीक है यार, मैं जितना कमा रहा हूँ अकेला कमा रहा हूँ, किसी को देना नहीं है, कुछ नहीं करना, कम कमा रहा हूँ ज्यादा कमा रहा हूँ, तो इस टाइप की पेमेंट है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसको नेम भी मिलेगा, वो हर दिन कुछ एक्साइटिंग करेगा, उसका क्रिएटिव माइंड होगा, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है। उसके बाद आपको नहीं पता कि आपके कौन सा प्रोडक्ट चल जाए, कौन सी सर्विस बहुत चल जाए, आप रातों रात भी इन्वेस्ट हो सकते हैं आपकी कंपनी में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी जो आई और चली और बहुत जल्दी से अनएक्सपेक्टेड उन्हें मिल जाता है, और वो फिर उसके बाद बार बार चीजें करते रहते हैं और उनको बहुत लंबे समय तक लोग जानते हैं। मतलब जैसे अब धीरू भाई अंबानी की बात करें तो भी तो कौन सी सदी से कहाँ से कभी सभी जानते हैं, मतलब वो उनको पढ़ाया जाता है उनके बारे में। बिकॉज क्यों? बिकॉज ही डिड वेरी वेल जॉब इन हिज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छे से करा, तो उनको उनके काम से जानते हैं, उन्होंने जो डिसीजंस लिए उनकी वजह से जानते हैं, उनकी जो और सबसे मेन बात है कि आप एक स्टोरी समझा सकते हैं अपने लोगों को।
अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, तो आपको कभी भी अपनी स्टोरी बताने का वो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एक स्टोरी बता सकते हैं कि भाई मैं ये था, ये था, ये था, ऐसे था, ऐसा था, मैंने ऐसे किया, वैसे किया। तो किसी भी सैलरीड पर्सन की स्टोरी आपने किसी बुक में नहीं पढ़ी होगी, या कहीं भी वीडियोस में नहीं देखी होगी, या किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। आपने जिसकी भी देखी होगी वो एक बिजनेसमैन होगा, या फिर एक आर्टिस्ट होगा, या इस टाइप की चीजें होंगी, जो सारी चीजें क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अगर आपको ये थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे को नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मेरे क्रिएटिव माइंड हो जाएगा, मेरे को हमेशा नया नया करने का मन करता है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो फिर ये आपकी वाली चीज नहीं है। उसके बाद क्या स्किल्स होती हैं जो एक